जब पूरी दुनिया ने हजारों साल लगाकर बेकिंग की कला को बेहतरीन बनाया, खमीर उठाकर ओवन में सेक कर हफ्तों तक चलने वाली ब्रेड बनाई, तो फिर भारत रोस्टिंग की इस साधारण सी तकनीक पर क्यों अड़ा रहा? तवे पर सेको और खा लो। हमें लगता है कि इसका जवाब हमारी रसोई में है, पर हम गलत हैं। इस साधारण सी रोटी का असली राज हमारी रसोई में नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की 5000 साल पुरानी मिट्टी में छुपा हुआ है। और ये कहानी सिर्फ आटे और पानी की नहीं, बल्कि विज्ञान, भूगोल और जिंदा रहने के संघर्ष की कहानी है। रोटी की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में। जब पुरातत्व वैज्ञानिकों ने कालीबंगन और हड़प्पा जैसी जगहों पर खुदाई की, तो उन्हें सिर्फ गेहूं के दाने नहीं मिले, बल्कि मिट्टी से बनी तंदूर जैसी भट्टियां भी मिली। ये सबूत है कि हमारे पूर्वज सिर्फ गेहूं उगाना नहीं, बल्कि उसे पकाना भी जानते थे। इसके साथ ही वैदिक काल में इसका जिक्र प्रोदशा के रूप में मिलता है, एक तरह की आटे की टिकिया जिसे यज्ञ की अग्नि में अर्पित किया जाता था। धीरे धीरे ये भगवान का भोग आम आदमी का भोजन बन गया। लेकिन सवाल ये है कि रोटी पूरे भारत का भोजन क्यों नहीं बनी? क्यों भारत के नक्शे पर एक लकीर खिंच जाती है जो देश को रोटी और चावल खाने वालों में बांट देती है? इसका जवाब है भूगोल। भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी के मैदान इलाकों में बारिश कम होती है, जो गेहूं की फसल के लिए बेहतरीन है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण और पूर्वी भारत में ज्यादा बारिश होती है, जहां चावल उगता है। हमारी थाली में क्या होगा, ये हमेशा से ही हमारे मौसम ने ही तय किया है। और फिर मुगल आए। आम आदमी अपनी चक्की के आटे की रोटी खाता था, लेकिन शाही रसोइयों में गेहूं को और महीन पीसा गया, मैदा बनाया गया और नान जैसी नई चीजों का जन्म हुआ। तो ये साफ है कि रोटी हजारों साल से हमारे साथ है, लेकिन ये प्राचीन खाना हर रोज हमारी रसोई में एक छोटा सा वैज्ञानिक चमत्कार कैसे करता है? आखिर ये फूलती कैसे है? तो रोटी फूलती कैसे है? इसका राज आग में नहीं, बल्कि गुथे हुए आटे में छिपा हुआ विज्ञान है। जब हम आटे में पानी डालकर उसे गूंथते हैं, तो हम सिर्फ उसे मिला नहीं रहे होते हैं, हम गेहूं के अंदर मौजूद एक प्रोटीन को जगा रहे होते हैं, जिसका नाम है ग्लूटेन। गूंदने से ग्लूटेन के धागे एक दूसरे से जुड़कर एक मजबूत और लचीला जाल बना लेते हैं, एक अदृश्य गुब्बारा। जब इस रोटी को गर्म तवे पर डाला जाता है, तो इसके अंदर का पानी तुरंत भाप में बदलने लगता है, लेकिन ग्लूटेन का वो मजबूत जाल इस भाप को बाहर निकलने नहीं देता है। यह एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, जो भाप को अंदर ही कैद कर लेता है। और फिर आता है असली जादू। जैसे ही हम रोटी को सीधे आंच पर रखते हैं, वो कैद हुई भाप तेजी से फैलती है और रोटी की ऊपरी और निचली परत को एक दूसरे से अलग कर देती है। रोटी गुब्बारे की तरह फूल जाती है। यह अंदर से खुद को भाप से पका रही होती है। यही वजह है कि मैदे की रोटी आसानी से नहीं फूलती है। मैदे का ग्लूटोन बहुत ज्यादा खिंचने वाला और रबर जैसा होता है। उसमें वो मजबूती नहीं होती है जो भाप को रोक सके। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि भारत की जरूरत थी। पश्चिम की ब्रेड को हफ्तों तक चलाने के लिए बनाया जाता था, लेकिन भारत की गर्म जलवायु में ताजा खाना ही सबसे उत्तम माना गया और रोटी कुछ ही सेकंड में पक जाती थी, जिससे कीमती ईंधन की भी बचत होती थी। विज्ञान तो समझ आ गया, लेकिन हम अक्सर 3 शब्दों के इस्तेमाल करते हैं, रोटी, चपाती और फुल्का। क्या ये तीनों एक ही है या इनके बीच में भी कोई फर्क है जो हम आज तक समझ नहीं पाए हैं? तो रोटी, चपाती और फुल्का, हम इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन असल में इनके नाम, इनके काम और इनके इतिहास से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले है रोटी। ये शब्द संस्कृत के रोटिका से आया है। यह एक जेनरिक नाम है, एक परिवार का नाम है। जैसे हर तरह की दाल को हम दाल कहते हैं, वैसे ही हर तरह की भारतीय फ्लेट ब्रेड को हम रोटी शब्द कहते हैं। फिर आती है चपाती। यह शब्द बना है चपत से, यानी थप्पड़ से। जब बेलन आम नहीं हुआ करता था, तब आटे की लोई को 2 हथेलियों के बीच में थपथपाकर चपत मारकर बड़ा किया जाता था। तो चपाती का लेना देना उसके आकार से नहीं, बल्कि उसे बनाने की उस पुरानी हाथ की तकनीक से है। और आखिर में है फुल्का। इसका रिश्ता है पकने के तरीके से। जो रोटी सीधी आंच पर रखने से गुब्बारे की तरह फूल जाए, वो फुल्का है। यह नाम उस अंतिम परिणाम को दिखाता है, उस छोटे से चमत्कार को जो हमारी आंखों के सामने होता है। तो अगली बार जब आप रोटी खाएं, तो याद रखिएगा कि रोटी एक पूरा परिवार है, चपाती की कला है और फुल्के का चमत्कार है।